गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लास्ट सर्किट्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर, वो है एलसीआर सीरीज सर्किट। और ये एक सर्किट ही अकेला पढ़ लिया यदि आपने तो एसी पूरा आ जाएगा, उसमें फिर वो 7 अलग अलग सर्किट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। अब कैसे सॉल्व करना है इसी के क्वेश्चंस, ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के आधार पे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक। तो आप समझिए कैसे करना है एसी सर्किट्स को सॉल्व। आज देखते हैं अपन इसी को। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि कोई भी सर्किट जो है वो हमें दिया गया है, तो सीरीज में यदि दिया गया है तो उसमें करंट सेम होगा, ठीक है। तो करंट इज सेम इन इंडक्टर, कैपेसिटर and resistor because they are in series। समझ में आई बात? पहला पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या है? सभी में करंट सेम होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वोल्टेज इज डिफरेंट इन ईच। एलसीआर में वोल्टेज अलग अलग है, जैसे यहां पे VL है, इस पे VR है, इस पे VC है, और सोर्स का वोल्टेज V है, ठीक है, जहां पे V0 पीक वैल्यू है। अब अगर वो बोलेगा कि वोल्टेज अलग अलग है, तो सबसे पहले अपने को वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला चाहिए। तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो तुम एक चीज ये ध्यान रखो कि इसमें एक ही डायग्राम याद रखना, उस डायग्राम के बेसिस पे सब कुछ आ जाता है, और उसको अपन बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ये बताता है कि एक लाइन यूं खींची जाए, एक लाइन यूं खींची जाए, ऊपर की तरफ बना दो वोल्टेज इन इंडक्टर, इधर बना दो वोल्टेज इन रेजिस्टर, और नीचे बना दो वोल्टेज इन कैपेसिटर, और इसी तरफ करंट बना लो, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन फेजर डायग्राम। इसी के जैसा एक डायग्राम और बनेगा जिसको हम बोलेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल, उससे इंपीडेंस या रेजिस्टेंस निकालते हैं सर्किट का, तो वो भी अपन देखते हैं। पहले ये समझ लें फेजर डायग्राम से वोल्टेज कैसे निकालेंगे। तो ये ध्यान रखें कि वोल्टेज इन इंडक्टर, वोल्टेज इन कैपेसिटर एक दूसरे के उल्टे हैं, और वोल्टेज रेजिस्टर इधर का चल रहा है, तो इसको हम वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि VL ज्यादा है, मान लो कि VL है 110 और VC है 10, तो कौन सा ज्यादा? VL ज्यादा। तो VL में से VC को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन है, वेक्टर जैसा ट्रीट करना है। ये एक दूसरे को वोल्टेज को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये VR बिल्कुल ही अलग ही चल देता है। तो मान लो कि ऊपर वाले का वोल्टेज 110, नीचे वाले का 10, तो कुल मिला के इन दोनों की लड़ाई में जो वोल्टेज बचा वो बचा 100। 110 में से 10 माइनस होगा, तो ये हमेशा माइनस कर देना। जैसे मान लो कि उसने बोला कि ये वाला है 100 और ये वाला है 20, तो क्या बचा? तो बचा 100 माइनस 20 यानी 80, और कहां बचा? ऊपर की तरफ, इधर, ठीक है, ऊपर की तरफ बचा। तो अब क्या बोलेंगे कि ऊपर की तरफ जो आया वो आया VL माइनस VC। लेकिन कभी कभी VC ज्यादा होता है, और अगर VC ज्यादा हुआ तो क्या होगा कि इसमें से इसको घटाने के बाद इधर बच जाएगा, जो ज्यादा होगा वो बच जाएगा, तो फिर उसका जो डायग्राम है वो यूं बनेगा। अभी फिलहाल ये ज्यादा है ना, तो डायग्राम यूं बनेगा। तो डिपेंड करता है, अभी मुझे पता नहीं है, इसलिए क्या किया कि मैंने ऊपर की तरफ बना दिया। यहाँ पे अगर दिया नहीं है तो भी ऊपर की तरफ ही बना दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या खींची? ये खींची। ये वाली किसकी है? VR की। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि VR इधर जाता है और VL माइनस VC इधर जाता है, तो बताओ ऐसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? तो तुम्हें क्लास 11th का लॉ पैलोग्राम याद आ जाएगा कि पहले पैलोग्राम कंप्लीट करो, और उस पैलोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इसका रिजल्टेंट। तो हमने क्या किया कि पैलोग्राम कंप्लीट किया, और पैलोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये पैलोग्राम कंप्लीट कर दिया, और इसको कंप्लीट करने के बाद इसका जो डायगोनल है उसको बोल दिया कि भाई वो आएगा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का मतलब होता है नेट वोल्टेज, जो वोल्टेज बची है या जो वोल्टेज सोर्स की है, और इस रिजल्टेंट को ही हमने नाम दे दिया V वोल्टेज।
अब अगर कोई बोले कि ये VL माइनस VC है और ये V है, तो बताओ ये कितना है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो यहाँ पे बनाया गया इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इधर भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो हम इसको भी VL माइनस VC लिख सकते हैं, और जब इसको भी लिख सकते हैं VL माइनस VC, ठीक है, और ये VR हो गया, तो इस ट्रायंगल से अगर तुमको पाइथागोरस लगाना पड़े तो पाइथागोरस से तुम ये वाली लाइन निकाल सकते हो। तो VR और VL माइनस VC में पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, दिस विल गिव द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। ये सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक। ये फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्टेज का। अब इसमें विशेषता ये है कि ये सातों तरीके के सर्किट में लग जाएगा। मान लो कि उसने बोला है कि तुम्हारा सर्किट सिर्फ LR है, LR, तो यदि LR सर्किट है तो C मिटा देना, यहां से तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा VL का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अगर V केवल CR है तो ये L मिटा देना, केवल R मिटाना तो ये L मिटा दो, कुछ भी मिटा के बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मूला जो है वोल्टेज निकालने के काम में आए। अब एग्जांपल्स देखें लगाना कैसे है इसको। मान लो कि उसने एक सर्किट दे दिया अपने को, LC सर्किट दे दिया ये वाला, ठीक है। अब ये वाले सर्किट में इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाले सर्किट को यहाँ पे मैंने बनाया। अब इस सर्किट में वो ये बोल रहा है कि मान ले कि VL जो है वो है 6 वोल्ट्स, ठीक है, और VC जो है वो है 12 वोल्ट्स, और VR जो है वो है 8 वोल्ट्स। फाइंड V, दैट इज द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, वोल्टेज ऑफ सोर्स ये निकालना हमको। अब वोल्टेज ऑफ सोर्स निकालना है तो बहुत ही आसान सी बात है, हमारे पास V निकालने का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VL कितना दिया हुआ है, तो VL इज 6 वोल्ट्स माइनस VC इज 12 वोल्ट्स। अच्छा, अब यहाँ ये भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी को आगे लिख लिया किसी को पीछे लिख लिया, क्योंकि स्क्वायर ही है, प्लस VR यानी 8 वोल्ट्स, 8 का स्क्वायर। तो वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 12 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, पॉजिटिव ही आएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 64, ऐड करने से 100 होगा, 100 का रूट निकालेंगे तो हमको 10 वोल्ट्स मिलेगा। अब 10 वोल्ट्स जो आया ये किसका वोल्टेज है, ये सोर्स का वोल्टेज, ठीक है, ये इसका आंसर है, सोर्स का वोल्टेज। लेकिन ये 10 वोल्ट आया कौन सा वोल्टेज, RMS आया कि पीक वैल्यू आया, तो उसका आंसर है जो दिया है वो आया। तो उसने जो भी ये दिया हुआ होगा, अगर ये RMS दिया होगा तो RMS आ गया होगा हमारा आंसर, अगर पीक दिया होगा तो पीक आ गया होगा। लेकिन नियम यह है कि जो चीज नहीं बताई गई है वो RMS है, जो नहीं बताया वो RMS है, RMS वैल्यू है। अब ये जो RMS वैल्यू है तो उसके अंदर हम ऐसा बोलेंगे कि जो हमारा 10 वोल्ट भी आया ना वो भी RMS वैल्यू ही आया, क्योंकि उसने बताया नहीं है, तो जो नहीं बताया होगा तो RMS वैल्यू, ठीक है। अगर पीक वैल्यू पूछेगा तो क्या करना, तो पीक वैल्यू इज इक्वल टू IRMS बाय रूट 2 या IRMS इज इक्वल टू I0 बाय रूट 2। अगर पीक वैल्यू निकालनी हो तो RMS वैल्यू जो छाप रखी है उसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दो, करीब करीब 1.4 टाइम्स होता है, 1.5 गुना, तो उससे 1.5 गुना जो वैल्यू है वो पीक वैल्यू होगी। उतने ऊंचे तक AC जाता है, लेकिन एक एवरेज RMS जो है वो एक साइकिल के लिए RMS वैल्यू ली जाती है। तो ये समझ में आया आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है। चलिए अब नोट कर लीजिए इसको, यहाँ से पॉज का बटन दबाए नोट कर लें, नीचे ले रहा हूं, पॉज का बटन दबाए नोट कर लें, एक और ले रहा हूं नीचे थोड़ा, ये क्वेश्चन भी नोट कर लें। चलिए अब देखें एक क्वेश्चन और वोल्टेज का करते हैं आगे। अब मान लो जो सर्किट दिया है उसके अंदर जो है वो सिर्फ लगा हुआ है रेजिस्टेंस और उसके आगे लगा है कैपेसिटर,
ठीक है, समझ में आया। रेजिस्टेंस लगा और कैपेसिटर लगा, और कुछ नहीं है उसमें। तो यहां पे लिखा है V इज इक्वल टू 100 साइन 200 पाई टी। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 20 ओम्स और कैपेसिटेंस की वैल्यू रख रखी है 7/22 फेराड। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द करंट। अब फाइंड द करंट, तो सबसे पहली चीज कौन सा करंट। ठीक है, तो यहां पे जो सर्किट दिया हुआ है वो सर्किट है आरसी सर्किट। तो पहली स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, फाइंड इंपीडेंस, जिसको अपन Z बोलते हैं। अब ये इंपीडेंस मतलब क्या, तो एक बार फिर से बता दूं, सर्किट कितने थे, R था, L था, C था, LC था, RC था, LR था और LCR था। इसके अंदर रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसके अंदर एक्सेल बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सिर्फ रिएक्टेंस, इंपीडेंस, इंपीडेंस, इंपीडेंस होते सभी के सभी रेजिस्टेंस से ओम्स में नापे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने शुरुआत में बताया था। 7 तरीके के सर्किट्स हैं, 7 तरीके के उनके अलग अलग नाम है रेजिस्टेंसेस के, कुछ के कॉमन भी है। ठीक, अब R का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक्सेल का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा एल, सॉरी एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और XC का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, और X यानी कि सिर्फ ये दोनों लगे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सेल माइनस XC, और Z यदि बोलेगा तो Z कैसे निकालते हैं ये देख लें, तो एक ही फॉर्मूले से सब आ जाएगा। तो उसके लिए तुम क्या करना, एक ट्रायंगल बनाना जिसको बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल। इससे हम इंपीडेंस निकालते हैं। हम ये इंपीडेंस ट्रायंगल कैसे बनता है, तो फेजर डायग्राम जैसा ही है, एक लाइन इधर खींचते हैं, एक लाइन इधर खींचते हैं, यहां पे लगाते हैं इट इज एक्सेल, इधर साइड होता है XC, इधर साइड होता है रेजिस्टेंस R, और इसी डायरेक्शन में होता है करंट I। ठीक है, अब मान लो कि एक्सेल ज्यादा है, XC कम है, तो पहले एक्सेल में से XC माइनस कर देंगे। तो इसकी अगली स्टेप क्या बनेगी, इसको वेक्टर जैसा सॉल्व करना है, और वेक्टर जैसा सॉल्व करना है तो अगली स्टेप में क्या होगा कि ऊपर की तरफ चला जाएगा एक्सेल माइनस एक्स। कोई बोलेगा कि भाई XC ज्यादा हुआ तो नीचे बना दे, बनाने में फर्क है, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में तो स्क्वायर हो जाता है फाइनली, अभी देखा था आपने। अब R इधर बन गया। अब इसका अगर अपन ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करें इसको, तो ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करें तो एक लाइन इधर बन रही है, एक लाइन इधर बन रही है, तो वो बोलता है कि ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। जब ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे तो ये होगा एक्सेल माइनस XC, ये होगा R, तो ये रिप्रेजेंट होगा Z। Z इज कॉल्ड द इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब फाइनल तीनों का मिला जुला के रेजिस्टेंस। और यहां पे जो एक एंगल आता है उसको फेज एंगल भी बोलता है। अब ये फाई क्या कहता था, इट इज कॉल्ड द फेज एंगल। फेज एंगल के बारे में अपन बता चुके हैं, वो डिफरेंस होता है कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। ठीक है, अब फेज एंगल अगर इस फॉर्मूले से निकालना है तो उसके अंदर अपन 3 फॉर्मूले लगा सकते हैं। पहला tan फाई, दूसरे नंबर पे हम इसमें से cos फाई निकाल सकते हैं, और तीसरे नंबर पे हम निकाल सकते हैं sin फाई। और चूंकि हमको ये पता है कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा इज p/h एंड इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्रायंगल में देखते जाओ और बनाते जाओ। तो जब ये तुम्हें tan फाई की वैल्यू पूछेगा तो tan फाई इज दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये tan फाई का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्सेल माइनस XC डिवाइडेड बाय R। जब वो cos फाई की वैल्यू करेगा तो cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, इट इज कॉल्ड R बाय Z। एंड cos फाई इज ऑल्सो नोन एज पावर फैक्टर। ये आगे मैं बताऊंगा कि ये पावर के फॉर्मूले में काम आता है, इसलिए इसे पावर फैक्टर भी बोलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज पावर फैक्टर, देन इट इज cos फाई। cos फाई की वैल्यू क्या होगी, R बाय Z। ठीक है, ये R बाय Z होती है, ये इंपॉर्टेंट तीनों में।
साइन फाई की बात करें, साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन, तो साइन फाई में दिस अपॉन दिस हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपॉन हाइपोटेन्यूज जेड हो जाएगा। तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जेड। ये कहलाएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक, ये क्लियर हुई बात। इम्पीडेंस ट्रायंगल कब काम में आएगा, जब आपको पूरे सर्किट का नेट इम्पीडेंस निकालना होगा। अब नेट इम्पीडेंस निकालना होगा तो निकलेगा किस फॉर्मूले से, तो देखो इसके अंदर तुम पाइथागोरस लगा के z निकाल सकते हो ना, तो पाइथागोरस लगा दो इसके अंदर, तो पाइथागोरस लगा दो तो z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इम्पीडेंस का महा फॉर्मूला है। ठीक है, महा फॉर्मूला, महा इसलिए क्योंकि सब में लग जाएगा, एक ही फॉर्मूला काफी है। ठीक है, दूसरा कोई याद करने की जरूरत नहीं। जैसे अगर अभी एल आर पूछा है या सी आर पूछा है तो जो नहीं पूछा उसको हटा दो, तो बस ये एक ही महा फॉर्मूला है इसका, ये वाला, और एक महा फॉर्मूला है वोल्टेज का, बस दोनों है और दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और इस ट्रायंगल से याद भी हो जाते हैं। और वोल्टेज वाले में ये वाला महा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, दूसरी एक और चीज, जैसा कि उसके अंदर मैंने फाई बनाया था ऐसा मैं फाई यहां भी बना सकता हूं, वो फाई यहां बन जाएगा। अब फाई यहां बन जाएगा तो इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकल जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि साइन फाई निकालना, कॉस फाई निकालना, कॉस फाई को क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, और टेन फाई निकालना है लेकिन वोल्टेज के टर्म्स में निकालना, तो इस ट्रायंगल से निकाल देना। साइन फाई क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन सा है इस ट्रायंगल में, ये है परपेंडिकुलर, और ये वाला हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस नेट वोल्टेज, तो VL माइनस वी सी बाई वी बन जाएगा इसका फॉर्मूला, VL माइनस वी सी बाय वी। कॉस फाई जिसको अपन पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस वोल्टेज, इट विल बी VR अपॉन V। और टेन फाई की वैल्यू बोले तो टेन फाई इज दिस अपॉन दिस, तो इट इज VL माइनस VC अपॉन R। ये तीन फॉर्मूले और बन गए। ये सारे के सारे क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालने के तीन फॉर्मूले ये हैं, फेज डिफरेंस निकालने के तीन फॉर्मूले रेजिस्टेंसेस के टर्म्स में। ठीक है, तो इसको भी पॉज दबा के यहाँ पे जरा लिख लें इसको, जहाँ पे लिखा हुआ आपने पहले से, या नीचे कहीं पे लिख लें फिर से डायग्राम बना के। चलिए, और ये महा फॉर्मूला लिख लें इसके आगे, क्योंकि दो ही महा फॉर्मूले हैं अपने पास, वोल्टेज का और एक रेजिस्टेंस का। अब जब इम्पीडेंस ट्रायंगल का ये जो फॉर्मूला बन गया, तो मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में सिर्फ दिया है रेजिस्टेंस और क्या दिया है कैपेसिटेंस। तो जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसमें से इंडक्टर हटा देना। इंडक्टर हटा देना तो ये हट गया, तो माइनस एक्सी बचा, माइनस एक्सी का स्क्वायर एक्सी हुआ। तो उस वाले केस में जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा Z इक्वल टू एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। इससे आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो अब अपन वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पे आने के पहले हमको ये थ्योरी लिखनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इतना है, इस क्वेश्चन को जो है वो अपन ले चलते हैं दूसरी जगह पे। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको लिखनी है, क्वेश्चन में ले जा रहा हूं नीचे। तो लिख लें, पहले यहां से लिख लें, इम्पीडेंस ट्रायंगल की थ्योरी लिख लें पहले। पॉज दबा दें। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबा दें। महा फॉर्मूला लिख लें, महा फॉर्मूला लगाएंगे वो अपन। चलो अब मैं नीचे फॉर्मूला लगा रहा हूं इसके अंदर। सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा इम्पीडेंस, तो उसके लिए महा फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर।
रेजिस्टेंस का स्क्वायर के बाद इस वाले में क्या होगा, इस वाले में एक्सएल है ही नहीं तो हटा दो, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बचा, अंडर रूट ऑफ एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। ठीक है, एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक्स सी उसने डायरेक्ट नहीं दिया, तो एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, यानी कि 1/2 पाई एन सी, ये एक्स सी होगा। अब एक्स सी को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई इंटू एन इंटू सी, सी 7/22 और ये होता है 22/7, ये है 7/22, कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एन। अब एन क्या है, तो एन फ्रीक्वेंसी है एसी की, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो क्या उसने दे रखी है, तो बोला हाँ दे रखी है। कैसे दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है ना, तो इक्वेशन है वोल्टेज की 100 साइन 200 पाई टी, और इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, जिसका मतलब v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा इज 2 पाई एन टी, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला ही 2 पाई एन होता है। अब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होंगे, तो हमको इससे मिलेगा कि 2 पाई एन टी इज इक्वल टू 200 पाई टी, टी से टी कट गया, पाई से पाई कट गया, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 100 हर्ट्ज। आई बात समझ में, फ्रीक्वेंसी आ गई 100 हर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी आई इसको उठा के यहाँ रख देना, तो इससे तुमको एक्सी मिल जाएगा, एक्सी इज 1/200 ओम्स। ठीक है, क्योंकि एन की जगह तुम क्या रखोगे 100, तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 200 हो गया। तो एक्सी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब जब एक्सी की वैल्यू आ जाएगी तो इससे हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे फिर से देखें क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द इम्पीडेंस। ठीक है, एक तो इम्पीडेंस पूछ रहा है और दूसरा फाइंड द करंट, फाइंड करंट। अब इम्पीडेंस और करंट पूछ रहा है, तो इम्पीडेंस निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, और इसके बाद ओम्स लॉ लगाएंगे तो करंट आएगा। तो इसके लिए हमें एक्सी चाहिए था, तो एक्सी का फॉर्मूला हमने लगा के एक्सी निकाल लिया। आर उसने डायरेक्ट दे रखा, क्योंकि आर में कुछ फॉर्मूला होता ही नहीं हो, तो डायरेक्ट ही दे रखा उसने आर, और ये सी दिया था तो हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब फॉर्मूले में रख देते हैं जेड में, तो जेड का फॉर्मूला क्या है, इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, जेड का फॉर्मूला लगा दो। जेड का फॉर्मूला क्या है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स सी, ये हमारा एक्स सी है, दैट इज 1/200 का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। रेजिस्टेंस उसने डायरेक्ट दे रखा है 20 ओम्स, ये रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम्स, तो 20 ओम का रेजिस्टेंस सीधे इसमें डाल देंगे, तो यहाँ पे 20 डल जाएगा। तो Z इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ 1/4 2 का स्क्वायर 4 0 0 0 0 प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 0 0। ठीक है, 20 इंटू 20 भाई, 20 इंटू 21 और 20 इंटू 2 करोगा तो 40 होगा, एक जीरो और तो 400 हो गया। अब इसका एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो Z आ जाएगा, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 4 0 0 0 0 और ऊपर आएगा 4 0 0 4 0 4 0 0। आई बात समझ में, 4 0 0 0, ये तो सब डल गया, ये नीचे आया, इसका ये एलसीएम आ गया, ये इधर गया उधर गया, तो ये ऐड हो गए, तो इट विल बी 4400। अब इसमें से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, तो इसका जो Z आएगा इट इज़ नियरली 1, 404 डिवाइडेड बाय 400। इसको मैं अगर सॉल्व करूं थोड़ा सा, तो ये 1 टाइम्स जाता, 1.01 ऐसे कुछ टाइम जाता, उसका रूट लोगे तो करीब करीब 1 ही आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूं मैं, अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं करा मैंने, 1 ओम्स। ठीक, अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द करंट, करंट इन द सर्किट। अब करंट निकालना है तो उसके लिए V इज इक्वल टू IR लगाना पड़ेगा, लेकिन उसने कौन सा करंट पूछा है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ रेजिस्टेंस ना होते हुए Z है इम्पीडेंस,
अब करंट कौन सा पूछा है, तो क्या उसने नाम दिया है कि कौन सा करंट निकालो, तो उसने कहा नहीं दिया। नहीं दिया तो आरएमएस पूछा होगा, आरएमएस पूछा होगा। लेकिन यहां जो उसने वोल्टेज दिया हुआ है वो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के हिसाब से दिया है। इसका मतलब जो वोल्टेज अवेलेबल है वो पीक वोल्टेज अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास जो वोल्टेज अवेलेबल है वो पीक वोल्टेज है, दैट इज 100 वोल्ट्स, ये पीक वोल्टेज। अब उसको करंट कौन सा चाहिए, तो जब बताया नहीं तो आरएमएस चाहिए, तो पहले अपन पीक करंट निकाल लेते हैं, फिर उसको आरएमएस में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब मैं यहाँ 0 लगाऊंगा तो यहाँ भी 0 लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने वी नॉट की जगह लिखा 100, तो पीक करंट डालेंगे, और इनटू डाला मैंने 1 ओम्स, जेड निकाला जो अभी वो यहाँ डाल दिया, अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम्स। तो आई नॉट इससे आ जाएगा 100 एम्पियर। ये 100 एम्पियर का पीक करंट है, ठीक है। 100 एम्पियर का क्या है, पीक करंट है। लेकिन जब उसने पूछा आरएमएस से, तो आरएमएस है तो हमारे पास एक फॉर्मूला आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय √2, जिसमें से आई नॉट की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो वो है 100 अपॉन √2। 100 को क्या अपन 50 इंटू √2 लिख सकते हैं, और अपॉन में √2, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब आई आर एम एस जो है इट विल बी 50√2 एम्पियर। इतना करंट उसमें से बहेगा। बोले किस में से बहेगा, और उसमें से, उसमें मतलब किस में से, सब में से। क्यों, क्योंकि करंट तो सेम ही होगा ना, हमारे सिलेबस में सिर्फ सीरीज सर्किट है, सीरीज में सब में करंट सेम ही होता। पैरेलल होता तो जरूर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लेकिन सीरीज सर्किट ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस वाले केस में जो करंट यहाँ से बनेगा वो इधर बहेगा, इसमें से भी उतना, इसमें से भी उतना। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब इसको नोट करेंगे। पहले ये देख लें, ये वाला नोट कर लिया ना आपने, नहीं किया है तो पहले ये थ्योरी नोट करनी है, उसके बाद नीचे ले रहा हूँ मैं, ये नोट कर लिया फॉर्मूला, इसका यूज कर लिया, अब ये क्वेश्चन नोट कर लिया। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं, समझ में आया आपको थोड़ा सा क्वेश्चन किस टाइप के करने हैं। इससे वोल्टेज निकलता है एक महा फॉर्मूले से, रेजिस्टेंस निकलता है महा फॉर्मूले से, और उसके बाद V इक्वल टू आई आर से ओम्स लॉ लग जाता। ठीक है, और क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन देखें, नया आ गया। An alternating voltage V equal to 200√2 sin 100 pi t volt is connected to 1 microfarad capacitor. Find the current in the circuit. अब देखो इसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा है, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास महा फॉर्मूला, उसमें से दो चीजें कम करके सिर्फ कैपेसिटर का लगा देंगे। तो करंट जब भी पूछा जाए सबसे पहले इंपीडेंस निकालना, इंपीडेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना, उसके बाद ओम्स लॉ लगा देना, बस यही करना है हमको। ठीक है, तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखें कि सिंगल है, तो पहले एक डायग्राम बना लिया करो, उससे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है क्वेश्चन में किस तरीके का पूछा गया है। तो जैसे इसने क्वेश्चन पूछा है सिंगल है, तो हमको पता है कि सिर्फ कैपेसिटर है, कैपेसिटर में तो एक्सी निकाल के ही काम हो जाएगा। ठीक, तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसके अंदर क्या पूछा उसने, तो एक ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर यहाँ पे लगा हुआ है एक कैपेसिटर, और लगा है क्या है कि AC सोर्स। अब ये AC सोर्स कैपेसिटर लगा, अब कैपेसिटर की कैपेसिटी दे रखी है 1 माइक्रोफेराड, और वोल्टेज जो यहाँ से चल रहा है वो है V इक्वल टू 200√2 साइन 100 t। पूछ रहा करंट क्या है, करंट क्या है, तो सबसे पहले तो अपन XL निकालना है, XC निकालना है। XC इज 1 अपॉन ओमेगा C। अब XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C इज 1 अपॉन 2 पाई NC। XC का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक, जहां पे n फ्रीक्वेंसी। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। अब इससे ओमेगा निकल आएगा, ओमेगा होता है 2 पाई n फ्रीक्वेंसी, विच इज इक्वल टू, यहां पे कंपेयर करो इसको, इससे कंपेयर करो। ठीक है, तो इससे तुमको मिलेगा कि 100t इज इक्वल टू ओमेगा t। t से t कट गया, यानी कि यहाँ पे ओमेगा ही 100 दे रखा है इसने। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बार बार अपन ये निकाल ले, तुम ओमेगा डायरेक्ट भी रख सकते हो ना यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में।
तो एक्सी इज इक्वल टू 1/100 रख दिया मैंने सीधे ओमेगा, और कैपेसिटी चूंकि उस 1 माइक्रोफेराड है तो 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटी यहाँ रख दूंगा मैं। तो 1 माइक्रोफेराड इज 1 इंटू 10⁻⁻6। इससे तुम्हें मिलेगा एक्सी इज 1/10 की पावर -4, जो कि ऊपर हो जाके हो जाएगा 10 की पावर 4। तो इससे तुम्हें एक्सी मिल गया, एक्सी इज 10,000 ओम्स। ठीक, यहां तक समझ में आई बात। एक्सी मिलने के बाद अब करंट निकालने में क्या देरी, करंट निकलेगा V इज इक्वल टू आई आर से। ठीक है, तो अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अप्लाई करोगे, V इज इक्वल टू आई आर की जगह यहाँ पे आई एक्सी हो जाएगा, एक्सी। ठीक है, आई आर की जगह क्या हो जाएगा, आई एक्सी। अब ये सवाल है कि ये V नॉट है तो ये आई नॉट है। V नॉट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो V नॉट ये दे रखा है, पूरा V नॉट है। तो V नॉट की जगह लिखना है 200√2। लेकिन जब उसने बताया नहीं कि क्या निकालना है, फाइंड द करंट पूछ रहा है, इसका मतलब RMS होगा, RMS पूछ रहा होगा। ठीक है, RMS पूछा होगा तो अपन यहाँ RMS ही डालें ना, अपन का पीक पे जाए। तो इसकी जगह में क्या करता हूँ, RMS डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला RMS में लिखोगे तो RMS बन जाएगा, दोनों तरफ RMS ले लेना। ठीक है, RMS XC। अब RMS है कितना, तो यहाँ देखो ये इक्वेशन है जिसमें से पीक वैल्यू दे रखी है उसने 200√2 वोल्टेज की। हमें पता है कि VRMS जो है वो V0/√2 होता है, और V0 दे रखा है 200√2, तो /√2 इसलिए दिया है कि कट जाए। तो इसका मतलब VRMS जो दे रखा है वो कितना है, 200 वोल्ट्स। ठीक, अब जब तुम्हारे पास VRMS आ गया तो ये जो VRMS आया इसको उठा के अगर तुम यहाँ रख दोगे और XC की वैल्यू जो तुमने निकाली वहाँ रख दो, करंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं रखनी, इसको यहाँ रखना, तो करंट चाहिए ना, तो यहाँ से करंट आ जाएगा। तो VRMS की जगह लिखा मैंने 200, विच इज इक्वल टू IRMS मुझे निकालना है, इंटू 10,000 ओम्स, ये डाल दिया। अब इससे IRMS निकल आएगा, तो IRMS इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 10,000। 0 0 0 0 कैंसिल, तो इट विल 0.02 एम्पियर। ठीक है, 0.02 एम्पियर का करंट इसमें से जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। सरल है क्वेश्चन, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला लगाना है एक्सएल एक्सी का, उसके बाद V इक्वल टू आई आर लगाना। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नीचे ले रहा हूं मैं, नोट कर लें और दबाएं। ठीक है, क्वेश्चन करने में मजा आता है, इसके बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If 50 Hz AC source of 20 volt is connected across R and C as shown in the figure, the voltage across R is 12 volts, find the voltage across capacitor। 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, अब देखें इसमें बड़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। हमारे पास एक महा फॉर्मूला है वोल्टेज निकालने का। वो महा फॉर्मूला वोल्टेज निकालने का क्या बोलता है कि √ऑफ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR के स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अब इसने VR तो दिया हुआ है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस तो दे रखा है ना इसने, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट्स, तो VR दे रखा है इसने। तो इसका मतलब यहाँ के अक्रॉस वोल्टेज है 12 वोल्ट, और चूंकि कुछ लिखा नहीं है तो RMS होगा। दूसरी चीज उसने ये भी बोल रखा है कि जो AC सोर्स है उसका वोल्टेज 20 वोल्ट है, इसका मतलब इस जगह का वोल्टेज 20 वोल्ट है, ये भी दे रखा है। इसने इस जगह का वोल्टेज पूछा, वोल्टेज इन कैपेसिटर। तो देखो पहली चीज इंडक्टर तो है ही नहीं, तो ये तो हटा ही दो। तो अब तुम क्या लगाओगे, वोल्टेज इज इक्वल टू √ऑफ वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज ऑफ रजिस्टर का स्क्वायर। अब वोल्टेज जो यहाँ दिया है वो RMS 20 वोल्ट सोर्स का वोल्टेज होता है, इट इज द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, या वोल्टेज या नेट वोल्टेज कुछ भी बोल दो। तो इसकी जगह हम क्या डाल देंगे, सोर्स का वोल्टेज। सोर्स का वोल्टेज है 20,
तो यहाँ डाला 20 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर निकालना VC का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर 12 वोल्ट्स, तो यहाँ लिख दिया 12 स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू VC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर स्क्वायर इज 20 माइनस 12 एंड 20 प्लस 12। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने ऐसे कर लिया। तो इट विल बी 8 इंटू 32। तो VC के स्क्वायर का मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 64 और दोनों तरफ रूट लूंगा तो VC का इसका रूट आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 16 रूट 64 सॉरी 8। तो VC इज इक्वल टू 16 वोल्ट्स आ जाएगा। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने कुछ अलग तरीके से कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आया समझ में? तो वोल्टेज इसका कितना आ जाएगा 16 वोल्ट, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमें इसका वोल्टेज पता था, इसका वोल्टेज पता था, वहाँ फॉर्मूला लगा के इसका वोल्टेज निकाल लिया। चलिए नोट कर लें, सरल है क्वेश्चन इसके, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। नीचे ले रहा हूं मैं, नोट कर लें फटाफट। और करते हैं क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। The EMF E equal to 4 cos 1000 t volts is applied to a LR circuit containing inductance 3 millihenry and resistance 4 ohms. Find the amplitude of the current. मतलब करंट निकालना कुल मिला के। एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट मतलब पीक वैल्यू ऑफ द करंट। यानी इसने आई नॉट पूछा है, यहाँ बोल के पूछा है, नहीं बोला होता तो RMS निकालता। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज पीक वैल्यू ऑफ द करंट। अब देखें यहाँ पे, सबसे पहले तुम सर्किट बना लिया करो, क्योंकि कौन सा सर्किट पूछा है, LR सर्किट। तो L, उसके बाद क्या लगा, R सर्किट। LR सर्किट में जो नीचे वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स है E इज इक्वल टू 4 cos 1000 t। अब ये cos साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये E इक्वल टू E नॉट cos ओमेगा t है। इससे कंपेयर कर लिया करो इसको। ठीक है, अच्छा इधर साइड जो इंडक्टर है वो है 3 मिली हेनरी का और जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम्स। अगर कोई पूछे कि इसका इम्पीडेंस क्या आएगा तो हमारे पास Z निकालने का फॉर्मूला है, महा फॉर्मूला, इट इज अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो XC तो लिख ही नहीं रहा मैं। अब इसको देख के एकदम से 5 आंसर मत चिल्लाना कि ये 3 है और ये 4 है तो आंसर 5 आ गया, क्योंकि XL X और R, ये XL डायरेक्ट नहीं दिया ना उसने, L दे रखा उसने, XL कहाँ दिया उसने। तो फाइंड XL फर्स्ट, XL निकाल लो। तो XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L। तो XL होगा ओमेगा, ओमेगा इज 1000। इससे कंपेयर करोगे ना इतने से को इससे, तो ओमेगा 1000 दिख रहा है ना, ओमेगा टी 1000 टी है तो ओमेगा 1000 हो गया। तो इसकी जगह हो गया 1000 इंटू L। अब L ये डालना 3 मिली हेनरी, तो इट इज 3 और मिली का 10 की पावर -3। अब ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो XL जो है वो 3 ओम्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 ओम्स आ गया। अब तुम डाल सकते हो फॉर्मूले में, क्योंकि उसने XL डायरेक्ट नहीं दिया था। अब हमारे पास R है, R हम यहाँ डाल देंगे, XL हमने निकाल लिया, यहाँ डाल देंगे तो इम्पीडेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, फर्स्ट हमने XL निकाला, पहली स्टेप ली हमने XL निकाला। अब हम दूसरी स्टेप निकाल रहे हैं इम्पीडेंस निकाल रहे हैं। इम्पीडेंस में हमने लिखा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL यानी 3 का स्क्वायर प्लस R यानी रेजिस्टेंस 4 का स्क्वायर, और 3 4 का पाइथागोरस लगाओगे तो 5 ओम्स आएगा। सबको पता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये 5 ओम्स आ गया भाई। अब 5 ओम उस पूरे का नेट रेजिस्टेंस है, पूरे का नेट रेजिस्टेंस Z
दैट इज कॉल्ड द इम्पीडेंस। सेकेंड स्टेप आ गई। बस अब थर्ड स्टेप में तुमको ओम्स लॉ लगाना रहता। तो थर्ड स्टेप्स में ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई जेड, सिंपल। अब V इज इक्वल टू आई जेड, तो इसमें पीक वैल्यू 4 है वोल्टेज की, कंपेयर हो गया। तो वोल्टेज की पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू, तो ये 4 है। करंट की पीक वैल्यू निकालनी है और Z की जगह 5 है। इसका मतलब आई नॉट इज इक्वल टू आ गया 4/5। 4/5 का मतलब होता है 0.8 एम्पियर। तो 0.8 एम्पियर की पीक वैल्यू है। हमको निकालनी कौन सी वैल्यू थी? क्या हमें पीक वैल्यू ही निकालनी थी? तो उसका आंसर है, उसने एम्पलीट्यूड पूछा था। तो एम्पलीट्यूड है ना हाईएस्ट वैल्यू, तो एम्पलीट्यूड को ही पीक वैल्यू बोलते हैं। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट और एम्पलीट्यूड इज सेम, सो दिस विल बी द आंसर। यही आंसर है। क्लियर है ये? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट क्वेश्चन को। पॉज दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, नोट कर लें। और करते हैं क्वेश्चन इसी के। देखिए क्वेश्चन इन सीरीज एलसीआर सर्किट विद एसी सोर्स R 300 ohms, कैपेसिटी 20 माइक्रोफैराड और इंडक्टेंस 1 हेनरी। ERMS 50 वोल्ट्स, फ्रीक्वेंसी 50/π हर्ट्ज, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। चलिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। चलिए देखें, सबसे पहले क्या करा करो, डायग्राम बना लिया करो और फिर दोनों महा फॉर्मूले लगा दो। तो इसके अंदर तो LCR तीनों ही लगे हुए हैं, L लगा है, C लगा है, रेजिस्टेंस लगा है और AC सोर्स भी लगा हुआ। अब AC सोर्स लगा हुआ है तो उसकी इक्वेशन है हमारे पास। तो इसने ERMS डायरेक्ट ही दे दिया है, वो है 50 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो इसके साथ चलती है वो 50/π हर्ट्ज है। उसके बाद जो इंडक्टर कॉइल है वो 1 हेनरी की है, कैपेसिटेंस दे रखा है 20 माइक्रोफैराड और रेजिस्टेंस उसने दे रखा है 300 ohms। ठीक, तुमसे क्या पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। इसका मतलब हमें VC निकालना है। VL इधर आएगा और VR इधर आएगा। ठीक, सबसे पहली स्टेप फाइंड Z, महा फॉर्मूला लगेगा। तो Z इज इक्वल टू अंडर ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेकिन XL XC डायरेक्ट नहीं दिए हुए, तो XL XC निकाल लेंगे। XL इज इक्वल टू क्या होता है 2πNL। तो इससे लगेगा XL इज इक्वल टू 2, पाई की जगह पाई, फ्रीक्वेंसी 50/π फ्रीक्वेंसी ये है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 50/π और L की जगह 1 हेनरी, तो L की जगह 1 हेनरी यहाँ डाल दिया। इससे मुझे मिल जाएगा XL में पाई से पाई कट गया तो ये हो गया 100 ohms। तो एक चीज़ निकली XL। ठीक, XL निकालने के बाद क्या निकालेंगे, XC निकालेंगे। तो पहला निकाला XL, दूसरा निकलेगा XC। XC इज 1/ωc, 1/ωc। तो XC इज इक्वल टू 1/2πN। N की जगह डाला मैंने 50/π और C की जगह जा रहा कैपेसिटेंस, जो कि उसने दे रखा है 20 माइक्रोफैराड। तो ये यहाँ पे 20 माइक्रोफैराड नीचे ही आएगा, ये 20 और माइक्रोफैराड का 10⁻⁻⁶। अब देखो पाई से पाई कट गया, तो XC की वैल्यू आ जाएगी 1/। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, 10⁻⁻⁶ ऊपर गया तो 10⁻⁶ हो गया। नीचे बचा 5 2 10 और 1 0 इसका और 20 इसके। इसका मतलब 3 0 ऊपर से कम हो जाएंगे तो ऊपर 1000 बचा और नीचे 2 बचा। आ रहा समझ में? तेज कैलकुलेशन। 1 2 3 0 ऊपर से कम हुए तो 1000 और नीचे 2 बच गया। इसका मतलब ये आ गया 500 ohms। XC आया 500 ohms। ठीक है, XC की वैल्यू तुम्हारी आ गई 500 ohms। अब XC 500 ohms आ गया है, XL आ गया है, रेजिस्टेंस उसने दिया हुआ है। ठीक है, तीसरे नंबर की चीज़ क्या चाहिए रहती है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस उसने दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया रहता है क्योंकि उसमें कुछ रहता ही नहीं है। तो रेजिस्टेंस 300 ohms दे रखा, 300 ohms।
अब लगाएंगे अपन ये महा फॉर्मूला जिससे हमको z मिलेगा। तो z का एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी तुमने निकाल ही लिए, एक्सएल एक्सी अलग अलग निकाल लिए, z तुम्हारे पास है, ठीक, आर तुम्हारे पास है, सॉरी। तो चौथी स्टेप जो अपन ले रहे हैं वो लगा रहे हैं z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर डाल दिया मैंने यहाँ पे 300, एक्सएल है ये वाला और एक्सी है ये वाला, तो इट इज़ 100 माइनस 500, आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये 400 आ जाएगा, 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो पाइथागोरस से 500 ओम्स आएगा। ये तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा, 3 4 का 5 होता है पाइथागोरस ट्रायंगल, 6 8 का 10 होता है, 5 12 का 13 होता है, ये तो याद रख लेना है अपने को। तो ये अपने पास कितना आ गया, 500 ओम्स आ गया, ठीक है। 500 ओम्स क्या चीज़ आ गई, 500 ओम इसका ट्रायंगल का इसका टोटल इम्पीडेंस आ गया इस सर्किट का, यानी एक तरीके का रेजिस्टेंस आ गया। अब तुम इसमें ओम्स लॉ लगा सकते हो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, ओम्स लॉ लगा सकते हो। तो ओम्स लॉ लगाएंगे अपन इसमें, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई जेड, आई आर की जगह आई जेड। अच्छा क्या निकालना, निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालना है, ठीक है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के पहले मैं निकाल रहा हूँ करंट, करंट निकाल रहा हूँ। देखो करंट, वोल्टेज, तो वोल्टेज यहाँ डाल दूंगा, वोल्टेज देखो ऊपर दे रखा है उसने 50 वोल्ट आरएमएस। तो जब 50 वोल्ट आरएमएस दे रखा है तो ये 50 वोल्ट आरएमएस ही चला दो, इसमें आरएमएस लगा दो तो करंट भी तुम्हारा आरएमएस आ जाएगा। अब 50 वोल्ट यहाँ लिखा मैंने आरएमएस विच इज़ इक्वल टू करंट आरएमएस मुझे निकालना है, और मेरे पास इसका Z आ गया, ठीक है। Z यहाँ पे आ गया मेरा 500 ओम्स। तो Z जो 500 ओम्स आया उसको नीचे हम इस Z की जगह डाल देंगे, इस Z की जगह 500 ओम्स Z को डाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे डाला मैंने 500 ओम्स, तो मुझे IRMS मिल गया। IRMS में एक 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 1/10 एम्पियर का RMS करंट आ गया, ठीक। करंट आ गया तो अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। पीछे आओ, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब एक देखो यहाँ से करंट जो चलेगा ना, ये एरो बनाना नहीं चाहिए इसमें क्योंकि करंट में डायरेक्शन नहीं होता, पर भी बना दिया। ये करंट जिसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। तो इसको कितना करंट मिला तो वो हमें पता पड़ गया, इसकी कैपेसिटी कितनी है वो हमें पता है, यानी इसका हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस पता है, XC पता है। तो हम इतने हिस्से पे ओम्स लॉ लगा देंगे, ओम्स लॉ ओनली कैपेसिटर ओनली लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस करंट इज सेम, current is same in all the three due to series circuit। सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक। अब हम लगाएंगे इंडिविजुअल ओम्स लॉ, किसके ऊपर, ऑन कैपेसिटर ओनली। तो कैपेसिटर ओनली पे ओम्स लॉ कैसे लगेगा, देखो V इज इक्वल टू आई, आर की जगह वहां हो जाएगा XC, पे सिर्फ कैपेसिटर पे लगा रहे हो ना, और ये RMS तो ये भी RMS। ये फॉर्मूला लगेगा इंडिविजुअल ओम्स लॉ लगाने में। तो इंडिविजुअल ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इज इक्वल टू IXC, ठीक। अब V इज इक्वल टू IXC में वोल्टेज लगाओ, तो वोल्टेज RMS तुम्हें पता है, IRMS पता है, वो यहाँ डायरेक्ट डाल देता हूँ पहले ही। तो इट इज इक्वल टू 1/10, अभी XC की वैल्यू डालनी बची है, और VRMS तो मुझे निकालना ही है, तो बस मैं XC की वैल्यू डालूंगा तो आ जाएगा। तो इंडिविजुअल ओम्स लॉ लगा के हम निकाल सकते हैं। अब XC की वैल्यू निकाल के रखी तो है तुमने, ये रही XC की वैल्यू निकाल रखी है ना, तो XC कितना है 500 ओम्स। तो ये जो XC यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह 500 ओम्स डालना, तो यहाँ डाला मैंने 500 ओम्स, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया। तो VRMS की वैल्यू आ गई, VRMS इज इक्वल टू 50 ओम्स, 50 वोल्ट्स, और ये किसके अक्रॉस है, तो इट इज अक्रॉस द कैपेसिटर ओनली, जो क्वेश्चन पूछा है अक्रॉस C, ठीक है। दिस इज द आंसर, कैपेसिटर के अक्रॉस ही पूछा था उसने कितना है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है, तो इसका आंसर आएगा A 50 वोल्ट्स, ठीक। चलिए लिख लीजिए फटाफट, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 महा फॉर्मूले हैं बस, और कुछ भी नहीं है।
और 2 फेजर डायग्राम है। नीचे ले रहा हूं मैं, दबाएं पॉज, नीचे ले रहा हूं, दबाएं पॉज और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं। तो इससे तुमको ये समझ में आया होगा कि बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये, ठीक है। इसके अंदर कुछ करने के लिए है ही नहीं, 2-3 फॉर्मूले हैं और एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, बस उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बाद में आएगी। इसमें रेजोनेंस आता है और एक पावर निकालने के काम आता है और इम्पीडेंस ट्रायंगल और फेज एंगल निकालने के, बाकी सिर्फ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। तो ये बहुत ज़्यादा आगे चलने वाला नहीं, 3-4 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। तो अगली क्लास में अपन और न्यूमेरिकल्स ही करेंगे इसके, ठीक है।